everyone, today we will read chapter 7, Motion. Now what is motion? Motion in physics refers to the change in position of an object over time. It involves various concepts including displacement, velocity, acceleration and time. Motion can be described in different ways such as linear, rotational or oscillatory. Overall, motion is a fundamental concept in mechanics, helping us analyze the physical behavior of objects in our universe. Describing motion. गति का वर्णन. We describe the location of an object by specifying a reference point. हम किसी भी चीज की लोकेशन को कैसे बताते हैं? किसी एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट को सेट करके. ठीक है, तो आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं. Let us assume that a school in a village is 2 kilometer north of railway station. जैसे हम एक गांव के अंदर किसी स्कूल की लोकेशन बता रहे हैं तो इस तरीके से बता रहे हैं कि वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है. तो इसमें रेलवे स्टेशन क्या हो गया? हमारा रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. हमने स्कूल की पोजीशन बताई है रेलवे स्टेशन के उसमें रेस्पेक्ट में कि रेलवे स्टेशन से वो कितना दूर है. तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं. ठीक है, तो therefore to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin. तो इसलिए किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें एक पहले उसका ओरिजिन देखना पड़ता है कि वो अपने रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है. तो नेक्स्ट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी लाइन पे मोशन. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. जो सबसे सिंपल तरीके का मोशन है वो सीधी लाइन पे चलने वाला मोशन है. ठीक है, वी शैल लर्न to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated by as its reference point. Let A, B and C represent the position of object at different instant. O को हम मान लेते हैं कि starting point है और वो उसके बाद जगह जगह उसके लोकेशन है. कभी वो A पे है, B पे है, C पे है. ठीक है, at first the object moves through C and B and reaches A. C से मूव करता हुआ B पे जाता है, फिर A पे पहुंच जाता है. Then it moves back along the same path and reaches C through B. ठीक है, वापस से वो मुड़ के वापस से C पे आ जाता है. तो ये क्या हो रहा है? सिंपल मोशन हो रहा है एक लाइन पे. The total path length covered by the object is OA plus AC. तो पूरी जो उसने जितनी भी दूरी कवर की है वो कितनी हो जाएगी? OA से शुरू करके यहाँ से O से लेके A तक और फिर A से C तक, दोनों की दूरी को जो हम मिला लेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस जितनी भी इसने कवर की वो हो जाएगी. तो वो हो जाएगी 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो इसलिए हमें डिस्टेंस निकालने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी, हमें बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कितने किलोमीटर हुआ था, 95 किलोमीटर हुआ था ना, तो सिर्फ हमें ये 95 किलोमीटर को स्पेसिफाई करना है. हमें इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि वो आगे चला या पीछे चला. ठीक है, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी होती हैं. तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है. ठीक है, from this example can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. तो आपको इसमें O से लेके C तक की पोजीशन पता करनी है. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. तो जो आप O से लेके C तक के बीच की दूरी निकालेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो जो चीज है वो कितनी डिस्प्लेस हुई है, अपनी जगह से कितनी ज्यादा हटी है. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. किसी भी चीज की जो पोजीशन है शुरू में और पोजीशन उसके बाद में, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, जितनी भी वो अपनी जगह से हटा है, वो उस चीज के बराबर है उस मैग्नीट्यूड के जो कि उसने ट्रेवल किया है. तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसने ट्रेवल ज्यादा किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कम हुआ है क्योंकि वो चीज दूर जाके फिर वापस पीछे आ गई है. कंसिडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 7.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A.
The distance covered is 60 kilometer and the magnitude of the displacement is also 60 kilometer. जितना O से लेके जब A पे जाएगा, देखिए इस पिक्चर में O से जब शुरू करके ये A पे जाएगा तो जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का है वो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर और डिस्टेंस भी है 60 किलोमीटर। लेकिन जब ये वापस पीछे लौटेगा तो फिर जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का है, मैग्नीट्यूड का जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। So the distance covered are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial point at a given time. तो डिस्टेंस क्या है, जो पूरा उसने मोशन जितनी भी गति करी है उसने एक जगह से हट के दूसरी जगह तक गया है, तो वो पूरा जो डिस्टेंस है वो उसका ओवरऑल मोशन है, वो उसका पूरा डिस्टेंस बताता है कितनी दूरी उसने तय करी है। क्या, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट ट्रेवल 5 uniform motion and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third and 5 meter in the fourth second. एक किसी ऑब्जेक्ट का हम मूवमेंट अगर चेक करें और देखें कि ये 5 मीटर चल रहा है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर और तीसरे में 5 और चौथे में 5, इस तरीके से हर सेकंड में वो 5 मीटर बढ़ रहा है। In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो जो है उसकी जो इक्वल डिस्टेंस जो कवर करने का जो टाइम है वो इक्वल है, यानी हर सेकंड में ये 5 मीटर कवर कर रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है ना जिसमें टाइम और डिस्टेंस सेम होती है तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. तो इस तरीके के मोशन में तो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में कई ऐसी चीजें देखते हैं मोशन करते हुए कि जिसके अंदर जो इक्वल इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जैसे 5-5 मिनट, पिछले वाले हमें एग्जाम्पल में देख रहे थे ना, 5 मिनट 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर कवर कर रहा था। तो कई चीजें हम ऐसी देखते हैं जो कि टाइम सेम रहता है, जैसे 1 सेकंड के अंदर कभी 10 मीटर चल दी, कभी 1 सेकंड में 15 मीटर चल दी, ठीक है। तो इस तरीके के भी मोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जिस तरीके से जब कार चलती है किसी भीड़ वाले रास्ते में तो कार रुक रुक के चलती है, कभी रुक के चलती है, जब भीड़ कम होती है तो तेज चलती है, या फिर कोई इंसान जब जॉगिंग करता है तो कभी तेज मूव करता है कभी स्लो। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर टाइम इंटरवल जो है सेम है लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कम या ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें है टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए यूनिफॉर्म है मोशन। यहाँ पे देखिए जो इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस में 10 से 20, 20 से 30, यानी 10-10 मीटर का इंक्रीज है हर 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 15 मिनट के अंदर, सॉरी। जैसे 9:30 था, 9:30 से 9:45 हुआ, यानी 15 मिनट बढ़े और यहाँ पे डिस्टेंस कितना बढ़ेगा 10 मीटर। और वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बी है तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं है मोशन, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। 19 से 23 में 4 मीटर का डिफरेंस है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि हम गति को नापते कैसे हैं, गति का मापन कैसे होता है। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 7.2a, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 7.2b? तो इस फिगर में हमें देखना है कि बॉलिंग स्पीड जो दिखा रखी है इसका क्या मतलब है। किलोमीटर पर आवर, यानी जो बॉल फेंकी जा रही है वो किस स्पीड से फेंकी जा रही है। अगर बॉल को छोड़ दिया जाए तो वो 1 आवर में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। और ये नीचे साइन बोर्ड में इसका क्या मतलब है,
स्पीड लिमिट दे रखी है ना 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार जो है वो 50 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलनी चाहिए और जो भारी वाहन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने चाहिए, ये साइन बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग टाइम लेते हैं डिस्टेंस कवर करने में। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, कुछ तेज चलते हैं कुछ स्लो चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, तो जिस दर से वो चल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स वो अलग अलग होती है सबकी। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट से चले। वन ऑफ द वेज of measuring the rate of motion of an object is to find the distance traveled by the object in unit time। तो एक तरीका क्या है मोशन को मेजर करने का कि हम उस ऑब्जेक्ट की दूरी देखेंगे और देखेंगे कि वो यूनिट टाइम में कितना चला है, 1 मिनट में या 1 किलोमीटर में। यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड, और इसी क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं। बोलते हैं ना पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो यूनिट टाइम में जितना भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जितनी भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसको उसकी स्पीड कहा जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मीटर सेकेंड -1 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। और दूसरे कौन कौन से यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not be constant. किसी स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर चला है वो, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। स्पीड जो है उसकी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, कभी तेज भी होती है स्पीड, कभी स्लो भी होती है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। Therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed। और ऐसे टाइम में जब स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, कभी तेज हो रही है कभी कम हो रही है, तो हम उसके स्पीड का पता लगाते हैं एवरेज स्पीड से। ठीक है, कि औसत स्पीड उसकी कितनी है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे जब से उसने चलना शुरू किया और जहां जाके वो रुका, वो टोटल डिस्टेंस देख लेंगे। और टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगाया उसने, 1 घंटा लगाया 2 घंटा लगाया, वो टाइम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू s अपॉन टी। s यहाँ पे है डिस्टेंस, ठीक है, और t है टाइम। Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. कोई एक कार है 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। Its average speed is 50 km per hour। और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 50 km per hour। The car might not have traveled at 50 km all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कार 50 किलोमीटर ही चल रही है ना, कई बार थोड़ी सी दूरी के लिए भी जाना होता है हमें, कई बार बहुत दूरी के लिए, बहुत ज्यादा दूर भी जाना होता है, लेकिन कार की स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड वो इतनी मानी जाएगी, कार इतनी स्पीड दे रही है। एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 60 मीटर इन 2 seconds। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक जो ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में, फिर उसके बाद दोबारा 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 + 16 32 मीटर्स। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड + 2 सेकंड 6 सेकंड्स। अब हम इसमें डिस्टेंस में से टाइम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई हमारी 32 और टाइम हो गया 6 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन, जो कि देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।